आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का तहजीब टीवी के यूट्यूब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दुनिया भर की अहम खबरों के साथ महीना मौज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 31 अरब मुल्कों ने लगाई नेतन्याहू की क्लास, ग्रेटर इजराइल मंसूबे की मजम्मत। ईरानी स्पीकर का बड़ा बयान, नेतन्याहू 21वीं सदी का हिटलर। इजरायली फौज की गजा सिटी के नजदीकी इलाकों में कार्रवाइयां, इस पर क्या होगा हमास का रद्द-ए-अमल। मर्दावी का अरब ममालिक से मुतालबा, इजराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करने की अपील। अलास्का सरबराही इजलास में डोनाल्ड ट्रंप का बयान, रूस यूक्रेन जंग बंदी पर कोई मुआहिदा नहीं। 31 अरब और इस्लामी मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल के ख्वाब और E1 सेटलमेंट मंसूबे को बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी और खित्ते की सलामती के लिए खतरा करार देते हुए उसकी मजम्मत की है। इन वज़ीर ख़ारजा के साथ अरब लीग, तंजीम ताउन इस्लामी और खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल भी शामिल थे। उन्होंने एक मुश्तरका बयान में इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के नाम नेहाद ग्रेटर इजराइल विजन को मुस्तरद करते हुए कहा है कि बैनुल अक़वामी कानून की संगीन तौहीन और अरब कौमी सलामती रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई व आलमी इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा है। ये मजम्मत नेतन्याहू के इजरायली चैनल I-20 को दिए गए एक इंटरव्यू के बाद सामने आई, जिसमें उन्होंने फख्र से कहा है कि वो तारीखी और रूहानी मिशन पर हैं ताकि ग्रेटर इजराइल के मंसूबे को हकीकत बना सकें। ये एक खाका है जिसमें उनके अपने एतराफ के मुताबिक सिर्फ मकबूजा फिलिस्तीनी इलाके ही नहीं बल्कि उर्दून, लेबनान, फिलिस्तीन और मिस्र के हिस्से भी शामिल हैं। नेतन्याहू ने दावा किया है कि मंसूबा साबिका सयोनी नस्लों के ख्वाब की तसलसल है। उन्होंने मुस्तकबिल में फिलिस्तीनी रियासत के क़याम की दो टूक मुखालफत को भी मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने जोर दिया है कि ये इक़दामात बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी और फिलिस्तीनी अवाम के एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत क़याम करने के हक पर हमला है, जिसकी बुनियाद 4 जून 1967 की सरहदें और दारुल हुकूमत मकबूजा अल-कुद्स होना चाहिए। बयान में इस बात की भी तौसी की गई है कि ये इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की पाबंद कारदादों बिलखुसूस कारदादो 2334 की खिलाफ वर्जी है और आलमी अदालत इंसाफ की उस मशावरती राय की भी मुनाफी है जिसमें कब्जे को गैर कानूनी करार देकर और गैर मशरूत खात्मे की फौरी जरूरत पर जोर दिया गया है। अरब और इस्लामी मुल्कों ने खबरदार किया है कि इजरायली पॉलिसियों के नतीजे में फिलिस्तीनी इल्हाक के संगीन खतरात बढ़ रहे हैं, जिनमें मुनज़्ज़म आबादकारों का तशद्दुद, इस्लामी और ईसाई मुक़द्दस मकामात पर बार बार हमले, रोजाना की बुनियाद पर फौजी छापे और फिलिस्तीनी खानदानों को जबरी बेदखली शामिल है। उन्होंने कहा कि ऐसे इक़दामात तनाज़े को और गहरा करते हैं, मुनसिफाना और जामे अमन के बाकी माना इम्कानात को भी खत्म कर देते हैं और खित्ते से बहुत आगे तक सलामती के लिए खतरा बन जाते हैं। इनफरादी अरब रियासतों ने भी सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। सऊदी अरब ने नेतन्याहू के बयानों को गैर मुस्तहकम करने वाला करार दिया। कतर ने उन्हें कब्जे के तकब्बुर और खुद मुख्तारी व बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी से ताबीर किया। उर्दू ने इन बयानों को एक संजीदा और इश्तियाल अंगेज इजाफा करार दिया, जबकि मिस्र ने कहा कि ये बयानात अमन की नफी और तसादुम पर इसरार को जाहिर करते हैं। ईरान के मजलिस शूरा के स्पीकर ने मगरबी एशिया के अरब ममालिक को इजरायली हुकूमत की उनके इलाकों से मुताल्लिक तौसी पसंदाना अज़ाइम के खिलाफ खबरदार किया है। मोहम्मद बाकर ने ये बात जुमे के रोज एक अरबी जुबान में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कही, जो इजरायली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के हालिया बयानात के जवाब में थी। मंगल को सियोनी हुकूमत के नशरियाती इदारे I-20 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए इजरायली वजीर आज़म, जो पहले ही गजा में जंगी जुर्म और इंसानियत के खिलाफ जुर्म के इल्जाम में गिरफ्तारी के वारंट का सामना कर रहा है, ने नाम नेहाद ग्रेटर इजराइल मंसूबे के ख्वाब को आश्कार किया। इस मंसूबे के मुताबिक सियोनी हुकूमत आजाद ममालिक पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगी। गालिबाफ ने लिखा, सियोनी हुकूमत का मुजरिमाना वजीर आज़म, जो 21वीं सदी का हिटलर है, ने क़ल्ब मुस्तक़बिल के बारे में सयोनियों के मंसूबों को पहले से ही कहीं ज्यादा वाज़ेह कर दिया है। सयोनी पागल को काबू में करने का वक्त खत्म होता जा रहा है। ईरानी स्पीकर ने मुस्लिम ममालिक पर जोर दिया है कि वो फिलिस्तीन के दिफा के लिए मुत्तहिद हो जाएं और इस बात पर जोर दिया है कि गजा इजरायली इलाकाई अज़ाइम के खिलाफ आखिरी किला है। उन्होंने कहा, ए मुस्लिम भाइयों, मुस्लिम ममालिक के हुक्काम, गजा आखिरी किला
مرحلہ ہے, متحد ہو جاؤ اور فلسطین کی مدد کو دوڑو, اس سے پہلے کہ یہ حکومت دوسری سرزمینوں کی طرف بڑھ جائے. اسرائیل کی طرف سے حالیہ حملوں پر انہوں نے کہا, اس بربریت آمیز فوجی حملے کے ساتھ تقریباً مکمل محاصرہ بھی کیا گیا ہے. اس دوران فلسطینی عوام اور ان کے حامی عرب ریاستوں کی خاموشی پر سخت احتجاج کرتے رہے ہیں, کیونکہ صہیونی حکومت فلسطینی سرزمین پر مسلسل مظالم ڈھا رہی ہے اور بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے. انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ خطرہ صرف غزہ یا فلسطین پر نہیں منڈرا رہا ہے, بلکہ اگر اس ظلم کو اب بھی نہیں روکا گیا تو اس کی زد میں اور بھی مسلم ممالک آ جائیں گے. اسرائیلی فوج نے شکروار کو کہا ہے کہ اس کے دستے غزہ سٹی کے مسافاتی علاقوں میں الگ الگ کارروائیاں کر رہے ہیں تاکہ اس بڑے شہری علاقے پر قبضے کی ایک نئی بڑی چڑھائی کی تیاری کی جا سکے. یہ اعلان ایک ہفتے بعد سامنے آیا جب اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے 22 مہینے سے جاری جنگ کے بعد فلسطینی علاقے کے سب سے بڑے شہر پر قبضہ کرنے کی منظوری دی تھی, جس سے سنگین انسانی بحران پیدا کر دیا گیا ہے. فوجی بیان میں کہا گیا, پچھلے کچھ دنوں کے دوران IDF کے دستے غزہ سٹی کے نزدیکی زیتون علاقے میں کارروائیاں کر رہے ہیں. دستے دھماکہ خیز مواد ڈھونڈنے, دہشت گردوں کو ختم کرنے اور زمینی و زمین کے نیچے بنے دہشت گردی کے ڈھانچے کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. اپنی کارروائیوں کے دوران فوجیوں نے ایک بارودی ڈھانچے پر حملہ کیا اور انہیں تباہ کر دیا جو ہتھیار جمع کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. فوج نے کہا ہے کہ اس کے افسروں کو ایک واقعے میں اینٹی ٹینک میزائل سے نشانہ بنایا گیا, لیکن کوئی افسر زخمی نہیں ہوا. بدھوار کو اسرائیلی فوج کے چیف آف سٹاف نے کہا ہے کہ نئی چڑھائی کے پلان کو منظوری دے دی گئی ہے. حال کے دنوں میں غزہ سٹی کے شہریوں نے AFP کو بتایا ہے کہ ہوائی حملوں میں تیزی آ گئی ہے جو شہری علاقوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, جبکہ اسی ہفتے کی شروعات میں حماس نے اسرائیلی فوج کی جارح زمینی کارروائیوں کی مذمت کی تھی. اسرائیلی حکومت کے جنگ کو بڑھانے کے اعلان نے سخت عالمی مذمت کے ساتھ ساتھ ملکی مخالفت کو بھی جنم دیا ہے. غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی نے کہا ہے کہ گروار کو صرف غزہ سٹی پر اسرائیلی حملے میں کم سے کم 17 لوگ مارے گئے. مرنے والوں میں 6 عام شہری بھی شامل تھے جو انسانی مدد کے انتظار میں تھے. اسرائیلی قابض فوجیں غزہ سٹی کے زیتون علاقے میں ابھی چھاپہ مار کارروائیاں تیز کر رہی ہیں. پچھلے 4 دنوں سے یہ علاقہ فوجی آپریشن کی لپیٹ میں ہے, جس کے نتیجے میں کئی موتیں ہو چکی ہیں. آج صبح سے اب تک اس علاقے میں کئی بچے بھی مارے گئے ہیں. توپ خانے کی سخت گولی باری کی وجہ سے کئی لوگ ان علاقوں کو چھوڑ نہیں سکتے. زیتون کی شہری مرام کشکو نے بتایا ہے کہ پچھلے 4 دنوں سے ہوائی حملے بڑھ گئے ہیں. انہوں نے کہا, میرے بھانجے, اس کی بیوی اور ان کے 4 بچے ایک بمباری میں مارے گئے. AFP کے ایک ویڈیو جرنلسٹ نے بتایا ہے کہ ان کی لاشیں غزہ سٹی کے الاہلی اسپتال سے لے جائی گئیں اور کچھ دیر بعد قبرستان میں دفن کر دی گئیں. فوج کا ارادہ ہے کہ وہ غزہ سٹی اور اس کے قریبی پناہ گزین کیمپوں پر قبضہ کرے جو فلسطینی علاقے کے سب سے زیادہ گھنی آبادی والے علاقے ہیں. لیکن ان حملوں کا کتنا خامیازہ اسرائیل کو اٹھانا پڑے گا, اس کا جواب حماس کی کارروائیوں سے اسرائیل لگا ہی چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر حماس کا کیا رد عمل آتا ہے. فلسطینی مزاحمتی تحریک کے سینئر رہنما محمود مرداوی نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ انتہا پسند اسرائیلی وزیر بیزلیل کے مغربی کنارے پر قبضہ بڑھانے کے منصوبے دراصل نتنیاہو کے گریٹر اسرائیل منصوبے کی عکاسی کرتے ہیں. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی حکومت کی تازہ ترین غیر قانونی آبادکاری کی توسیع منصوبے پر ایک سخت انتباہ جاری کیا ہے. یہ منصوبہ, جس میں ایک موجودہ بستی اور مشرقی القدس کے نواح کے درمیان ہزاروں نئے آبادکار یونٹس کی تعمیر شامل ہے, بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی ہے. اسرائیلی انتہا پسند وزیر خارجہ بیزلیل سٹارمچ نے اس منصوبے کے ساتھ اپنی وابستگی دہراتے ہوئے کہا ہے کہ یہ منصوبہ فلسطینی ریاست کے امکان کو دفن کر دے گا. ترجمان کے مطابق اس منصوبے پر عمل درآمد ایک جنگی جرم کے مترادف ہوگا, کیونکہ اس میں قابض حکومت غیر قانونی آبادکاروں کو زبردستی اس علاقے میں بسانے کی کوشش کر رہی ہے جس پر اس نے قبضہ کر رکھا ہے. یہ منصوبہ قریبی فلسطینیوں کو جبری بے دخلی کے خطرے سے دوچار کرتا ہے, جس سے اس کے نفاذ کی مجرمانہ نوعیت مزید واضح ہو جاتی ہے. مرداوی کے مطابق نتنیاہو سفارتی سطح پر اپنے اصل عزائم کو چھپانے کے لیے سٹارمچ جیسے وزیروں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. مرداوی نے کہا ہے کہ یہ پالیسی اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری اسرائیلی نسل کشی کی جنگ میں بھی واضح ہے, جس میں اب تک لگ
लगभग 61,900 फिलिस्तीनी जिसमें बच्चे भी शामिल हैं जा बहक हो चुके हैं। उन्होंने अरब लीग के ममालिक से मुतालबा किया है कि वो इजराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करें और फिलिस्तीनी इलाके से अपने सफीरों को वापस बुलाएं। मरदावी ने मज़ाहमत के हथियार डालने के इम्कान को रद्द करते हुए कहा है कि जब दुश्मन तबाही मचा रहा हो तो हथियार डालने का कोई फायदा नहीं है। मजीद बात करते हुए उन्होंने कहा, बैनुल अक़वामी बिरादरी ने कभी भी इस कब्जे को तस्लीम नहीं किया और इन बस्तियों को गैर कानूनी करार दिया है क्योंकि ये मकबूजा इलाके पर तामीर की जा रही हैं। अपनी जानिब से फिलिस्तीनी हमेशा अपने हक और मशरक़ी अल-कुद्स को दारुल हुकूमत बनाकर आज़ाद रियासत के क़याम पर कायम रहे हैं। ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन के साथ वसीतर इत्तेफाक राय की तारीफ की, मगर इस दोस्ताना मुलाकात के बाद ये नहीं बताया कि इसका यूक्रेन जंग पर क्या असर पड़ेगा। अलास्का सरबराही इजलास में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस यूक्रेन जंग बंदी पर कोई मुआहदा नहीं हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जुमे को तकरीबन 2.5 घंटे तक अलास्का में एक सरबराही इजलास में मुलाकात की, जिसका आगाज मुसाफा, मुस्कुराहट और सदारती लिमोजीन में सैर से हुआ और एक गैर मामूली गर्म जोशी पर मबनी खैर मकदम, खास तौर पर ऐसे अमरीकी हरीफ के लिए जिसने दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप में सबसे बड़ी जमीनी जंग छेड़ी है। दोनों रहनुमाओं ने अपने आला मुशीरों के साथ बंद कमरे में बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसमें यूक्रेन की जंग खत्म करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ। ताहम ट्रंप और पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ना तो सवालात लिए और ना ही यूक्रेन के मुस्तकबिल से मुताल्लिक कोई तफसीलात बताई। सदर ट्रंप ने कहा कि वो और व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन जंग खत्म करने पर किसी मुआहदे पर नहीं पहुंच सके। दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकरात की तफसीलात बताने के बजाय एक दूसरे की भरपूर तारीफ की। यूरोप को खबरदार किया कि वो इब्तदाई पेशरफ्त को सबोटास न करे। ताहम ट्रंप ने जवाब दिया कि वो जल्द ही यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और यूरोपी रहनुमाओं से बात करेंगे ताकि उन्हें मुज़ाकरात पर ब्रीफ कर सकें। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान बड़ी तवक्कुआत के साथ शुरू होने वाली सरबराही मुलाकात, जिसका आगाज अलास्का के एक अमरीकी फौजी अड्डे पर पुरजोश खैर मकदमी तकरीब से हुआ, जुमे यानी 15 अगस्त 2025 को इस एतराफ़ के साथ खत्म हुई कि वो यूक्रेन जंग खत्म करने पर किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके। तकरीबन 2.5 घंटे की बातचीत के बाद दोनों रहनुमा रिपोर्टर्स के सामने आए, जहां एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया था, मगर दोनों ने सवालात लेने से इनकार किया। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की अहम तरीन खबरों को मजीद जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल तहज़ीब टीवी ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।